वो एक बहुत ही घना जंगल था। जंगल के भीतर एक बंदर कुलांचे मारता हुआ तेजी से भाग रहा था। उसके पीछे दो सैनिक पूरी ताकत से दौड़ रहे थे। वो ये वो ये आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ। ये अरे अरे इसे पकड़ना ही होगा। अगर ये भाग गया तो महाराज बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे। अरे घोंचू भाग उसके पीछे तेजी से। हाँ, अरे तुम तो मुझसे ऐसे कह रहे हो जैसे जैसे मैं हाथ पर हाथ रख के बैठा हूँ। अरे भाग ही तो रहा हूँ। हाँ, महल से यहाँ तक भागते भागते मेरी हालत खराब हो चुकी है। अरे पसीने से पिघल गया हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि यह बंदर है या फिर क्या तूफान है, क्या तेजी से भाग रहा है। अचानक उसके सामने एक नदी आ गई। बंदर नदी के किनारे रुक गया। दोनों सैनिक हंसने लगे। अरे बेटा, अब कहाँ भाग कर जाएगा तू? सामने तो नदी है और तू इसे पार नहीं कर सकता। सीधा हमारे पास पलटकर वापस आ जा, नहीं तो हम खुद चलकर तेरे पास आए तो पीट पीट कर लाल कर देंगे तुझे। अगले ही पल बंदर ने दोनों को घूर कर देखा। और मुझे तुम किसी भी कीमत पर नहीं पकड़ सकते हो। ये इतना कहकर बंदर ने नदी में छलांग लगा दी। नदी का पानी बेहद तेज बह रहा था। तेज लहरें दोनों सैनिकों की आंखों के सामने बंदर को बहाकर बहुत दूर ले गईं। दोनों सैनिक निराश होकर महल की ओर लौट चले। कुछ देर बाद दोनों सैनिक महल में खड़े थे। सिंहासन पर राजा भैरव बैठे हुए थे। हाँ, क्या हुआ? महाराज, वो बंदर हमारी पकड़ में नहीं आया। लेकिन महाराज, मुझे विश्वास है कि वो जीवित भी नहीं बचा होगा। हमारी आंखों के सामने उसने नदी में छलांग लगा दी थी। नदी बहुत उफान पर थी और वो तेज बहाव में डूबता हुआ बहुत दूर चला गया होगा। ये सुनकर राजा भैरव क्रोधित हो गया। नहीं 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 नहीं, जब तक उसकी लाश मुझे नहीं मिलती मैं ये विश्वास नहीं करूंगा कि वो बंदर मर चुका है। नालायकों, जाओ और उसकी तलाश जारी रखो, जाओ। दोनों सैनिक वहां से चले गए। तभी एक कक्ष का द्वार खुला। उस कक्ष से एक लंबा चौड़ा व्यक्ति काले चोगे में बाहर आया। वो कोई और नहीं बल्कि तांत्रिक था। बगड़ बम बगड़ बम बगड़ बम बगड़ बम। चिंता मत कीजिए महाराज, आखिर वो बचकर जाएगा कहाँ? दूसरी ओर बंदर बेहोश अवस्था में नदी में बहता जा रहा था। नदी का पानी एक झरने में गिर रहा था। बंदर पानी के साथ झरने से नीचे गिर गया। झरने का पानी आगे चलकर दूसरे जंगल से होकर बह रहा था। घने जंगल में माधवन और राधा बैठे थे। राधा जंगल से तोड़ी हुई जंगली सब्जियां अपनी बोरी में भर रही थी। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अरे मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। यहाँ आसपास कहीं पानी हो तो तलाश करो। ओहो, क्या तुम भूल गई राधा? यहाँ कुछ ही दूर पर नदी बहती है। रुक जाओ, मैं अभी नदी से पानी भर कर लाता हूँ, रुको। इतना कहकर माधवन नदी की ओर चला गया। जैसे ही माधवन ने कलश नदी में डाला, उसकी नजर नदी में बहते हुए बंदर पर पड़ी। हैं? हे भगवान, ये तो बंदर है। ओहो, लगता है बेचारा नदी में डूब गया। देखता हूँ जीवित है या फिर नहीं। इतना कहकर माधवन नदी में कूद पड़ा। बंदर को बाहर निकाल लाया। बंदर की सांसें चल रही थीं। माधवन उसे अपने कंधे पर उठाकर राधा के पास लाया। राधा
बंदर को देखकर चौंक गई। ये क्या, आप तो पानी लेने गए थे, पानी के बदले ये बंदर क्यों उठा लाए? अरे नदी में पानी लेने गया था, ये बंदर बह रहा था और जीवित है, देखो तो मैं ले आया इसको। राधा सोच में पड़ गई। फिर क्या करना चाहिए? अरे राधा, हमें इसका इलाज करना चाहिए। सोचो, अगर ये होश में आ गया और ठीक हो गया तो हम इसे किसी तमाशे वाले को दे देंगे ना। हाँ, जो बंदर का नाच दिखाता है। इसी बहाने हमें अच्छा खासा धन भी तो मिल जाएगा, ऐसे सोचो। और ये भी तो देखो, अरे इसके हाथ में ये कीमती कड़ा है जो सोने का लगता है। एक काम करते हैं, इसे बेचने से पहले हम इसके हाथ से इस कड़े को उतार लेते हैं। ये सुनकर राधा खुश हो गई। माधवन जंगल से जड़ी बूटियां लेकर आया और बंदर का इलाज किया। कुछ देर बाद बंदर को होश आ गया। बंदर माधवन और राधा को गौर से देखने लगा, जैसे उन्हें पहचानता हो। हाँ, नियति के खेल कितने निराले होते हैं। माधवन और राधा उसे हैरानी से देख रहे थे। मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम्हारा नाम है माधवन और ये है तुम्हारी धर्म पत्नी राधा। बंदर के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर दोनों चौंक गए। भगवान, ये बंदर तो मनुष्य की तरह बात कर रहा है। आखिर ये कौन है? लगता है हमने किसी राक्षस की मदद कर दी। बंदर मुस्कुराया। नहीं, तुमने एक बंदर की मदद की है, तुम्हें इसका इनाम तो जरूर मिलेगा। इतना कहकर बंदर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसमें वो कड़ा पहने हुए था। अगले ही पल कड़े से रंग बिरंगी किरणें निकली और सीधे माधवन और राधा के शरीर पर पड़ी। दोनों वहीं से गायब हो गए। बंदर ने आश्चर्य से कड़े को देखा। आहा, ये कड़ा तो वास्तव में जादुई है। हाँ। तभी वहां एक साधु आया। साधु ने क्रोध भरी नजरों से बंदर को देखा। ये क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा कि उन दोनों ने तुम्हारी जान बचाई और तूने उन्हें गायब कर दिया। वो दोनों पति पत्नी कितने भले थे। वो अक्सर जंगल में सब्जियां तोड़ने के लिए आया करते थे। बंदर अचानक उछलकर साधु के पास पहुंचा और आहिस्ता से कुछ बताने लगा। साधु की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वो कुछ क्षण बंदर को देखता रहा। हाँ, क्या तुम सत्य कह रहे हो? और नहीं तो क्या साधु महाराज, मैं 100% सत्य कह रहा हूँ। साधु का स्वर अचानक गंभीर हो गया। ओह, तो मुझे भी तुम साधारण साधु मत समझना। मैं चमत्कारी साधु हूँ, चमत्कारी साधु। रुक जाओ, मैं अभी पता लगाता हूँ तुम्हारी बातों में सच्चाई है या झूठ। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ओम। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और बंदर की ओर देखा। हाँ, मैंने सब देख लिया। तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो। तुम चिंता मत करो, तुम यहीं रहो। सामने मेरी झोपड़ी है। अगर तुम्हें कोई भी कठिनाई हो तो मेरी झोपड़ी में चले आना। लेकिन साधु महाराज, जो मैंने आपसे कहा, आपने सुना कि नहीं सुना? मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। साधु के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। जानता हूं, लेकिन तुम्हें तुम्हारी मंजिल जंगल में ही मिलेगी और जब वो मिलेगी मैं तुम्हें बता दूंगा। इतना ही नहीं, मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। उनका अंत बहुत जरूरी है। हाँ। इतना कहकर साधु रहस्यमयी अंदाज में वहां से चला गया। बंदर वहीं रह गया। इधर दूसरी ओर गौरी, जो माधवन और राधा की पुत्री थी, शाम के समय घर के दरवाजे पर बैठी अपने माता पिता का इंतजार कर रही थी।
समय बीतता गया और देखते देखते रात हो गई। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान, माँ और पिताजी तो इतने समय तक घर आ जाते थे, अब तो रात हो गई है, लेकिन माँ और पिताजी अभी तक नहीं लौटे। मैं क्या करूं? गौरी पूरी रात अपने माता पिता का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आए। थक हार कर गौरी घर से निकलकर सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंची। वो रोती हुई सारी घटना बताने लगी। मैं रात भर इंतजार करती रही, लेकिन मेरे माँ और पिताजी घर वापस नहीं लौटे। अरे कहीं जंगल में उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? एक काम करो, जंगल में जाकर उन्हें तलाश करो। जाओ, क्योंकि वो अक्सर जंगल से सब्जियां लेकर आया करते थे। जाओ, तलाश करो। ये सुनकर गौरी का मन और भी आशंकाओं से भर गया। गौरी जंगल में अपने माता पिता को ढूंढने निकल पड़ी। वो बहुत देर तक जंगल में भटकती रही, लेकिन उसे माधवन और राधा का कोई पता नहीं चला। थक हार कर वो वापस घर लौट आई। समय ऐसे ही बीतता गया। एक दिन गौरी ने रसोई में रखे खाली बर्तनों को देखा। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। अनाज खत्म हो गया है और भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। एक काम करती हूँ, मैं भी माँ पिताजी की तरह सब्जियां बेचूंगी। गौरी जंगल से सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने लगी। तभी एक ग्राहक उसके पास आया। गौरी, अरे भाई, तुम्हारी सब्जियां देखने में तो सुंदर नहीं लग रही हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम इनको बेच पाओगी। अरे भाई, तुम्हारे माता पिताजी को सब्जियों का बहुत अच्छा ज्ञान था। उनकी सब्जियां पूरे गांव में प्रसिद्ध थीं। तुम क्या बेचोगी? गौरी काफी देर तक इंतजार करती रही, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आया। थक हार कर वो घर लौट आई। गौरी रोती हुई बैठ गई। अब क्या करूं? मैं किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकती। मेरी गैरत इसकी इजाजत नहीं देती। एक काम करती हूँ, जंगल में जाकर फल फूल खाकर ही गुजारा कर लूंगी। जैसा भी हो, पेट तो भरना पड़ेगा। इतना सोचकर गौरी जंगल में चली गई। वो किसी अच्छे फलदार वृक्ष की तलाश करने लगी। भूख के कारण उसकी हालत बिगड़ने लगी। अचानक उसे चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी समय वही बंदर उस वृक्ष पर बैठा हुआ ये सब देख रहा था। वो तुरंत नीचे उतरा और गौरी के पास पहुंचा। उसी क्षण वहां वही साधु आ गया। यही तेरी मंजिल है। ये सुनकर बंदर चौंक गया। साधु रहस्यमयी अंदाज में वहां से चला गया। बंदर ने गौरी का उपचार किया। अगली सुबह गौरी को होश आया। वो चौंककर उठकर बैठ गई। उसके सामने कुछ ताजे फल रखे हुए थे। गौरी ने तुरंत उन फलों को खाना शुरू कर दिया। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। खाओ खाओ, आराम से खाओ, सब तुम्हारे ही फल हैं। खाओ 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 खाओ। गौरी ने जैसे ही पलटकर देखा, उसके सामने एक बंदर बैठा दिखाई दिया। गौरी डर गई। भगवान, ये क्या? बंदर मनुष्य की आवाज में बात कर रहा है। अरे 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 अरे, मुझे देखकर डरो मत। अगर मैं रात में यहाँ नहीं होता तो तुम भगवान को प्यारी हो चुकी होती। मैंने ही रात भर तुम्हारा उपचार किया है, बोलो धन्यवाद। लेकिन तुम तो बंदर हो, तुम बोल कैसे सकते हो? ओहो, ये एक रहस्य है जो मैं अभी नहीं बता सकता। समय आने पर इसका भी खुलासा हो जाएगा। वैसे तुम ये बताओ, तुम रात में जंगल में क्या क्या कर रही थी? गौरी रो पड़ी और उसने सारी घटना बता दी।
मैं अपने माँ और पिता का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आए। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। बंदर समझ गया कि जिन लोगों ने उसकी जान बचाई थी वही गौरी के माता पिता थे। हो, चिंता मत करो, तुम मुझे अपने घर ले चलो। मैं तुम्हें अच्छी गुणवत्ता वाली सब्जियों का पता बताऊंगा। अगर तुम मेरे तरीके से व्यापार करोगी तो बहुत धनी हो जाओगी। ये सुनकर गौरी खुश हो गई। क्या सच में? हाँ हाँ, सच में। और हाँ, चलो हम दोस्ती कर लेते हैं। और सुनो, मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करता। तुम बहुत खुश नसीब हो कि मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बोलो, हम बन गए अच्छे दोस्त। बोलो बोलो बोलो। गौरी को बंदर की बातें अच्छी लगने लगी। उसने हाथ बढ़ाया और बंदर ने भी हाथ बढ़ाया। तभी गौरी की नजर बंदर के हाथ पर पड़े सुनहरे कंगन पर गई। ये तो बहुत ही सुंदर कंगन है। हाँ हाँ, ये तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये मेरा कंगन है। गौरी हंस पड़ी। मैं तुमसे मांग नहीं रही थी, बस इसकी प्रशंसा कर रही थी। गौरी बंदर को अपने घर ले आई। अगले दिन बंदर गौरी को जंगल और खेतों की ओर ले गया। उसने एक स्थान की ओर इशारा किया। वो देखो, वो इन सब्जियों को तोड़ लो। ये सब ताजी सब्जियां हैं। इन्हें खाने वाला बहुत फायदे में रहेगा। ऐसा क्यों? ये सब्जियां पेट के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। गौरी ने वही सब्जियां तोड़ लीं। कुछ ही देर बाद गौरी बाजार में खड़ी दिखाई दी। उसकी सब्जियां जल्दी बिक गईं। शाम को गौरी बहुत सारा धन लेकर घर लौटी। वो खुशी से बंदर की ओर देखने लगी। कुछ समय पहले मेरी सब्जियां कोई देखता भी नहीं था, लेकिन तुम मेरे जीवन में आए और मेरी किस्मत बदल गई। बंदर हंस पड़ा। अरे अभी तो आगे आगे देखो, होता है क्या। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त, पलट दूंगा तुम्हारी किस्मत। हाँ। कुछ ही दिनों में गौरी और बंदर बहुत अच्छे मित्र बन गए। गौरी तेजी से तरक्की करने लगी। कुछ ही समय में वो गांव की सबसे धनवान लड़की बन गई। एक दिन बंदर ने गौरी से कहा, देखा तुमने, मैंने कहा था ना, आगे आगे देखो, होता है क्या। आज तुम इस गांव की सबसे धनवान लड़की बन चुकी हो। अब मुस्कुराओ मुस्कुराओ। गौरी मुस्कुरा उठी। अगर तुम साथ नहीं देते तो शायद मैं जीवित भी नहीं रह पाती। कुछ पल वो चुप रही। एक बात बताओ, अब तुम मेरे बहुत गहरे मित्र बन चुके हो। क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम मनुष्य की तरह कैसे बोलते हो? तुम साधारण बंदर तो बिल्कुल नहीं हो। बंदर गंभीर हो गया। हाँ, अब बताऊंगा। अब तुम्हें बताने का समय आ गया है। तुमने कहा था कि तुम्हारे माँ और पिताजी जंगल गए थे और वापस लौटकर नहीं आए। हाँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो वापस क्यों लौटकर नहीं आए। गौरी चौंक गई। तुम मेरे माँ और पिता को जानते हो? बंदर कुछ कहने ही वाला था कि तभी कई सैनिक वहां घुस आए। उन्होंने गौरी को पकड़ लिया। बंदर क्रोधित हो उठा। अरे अरे, गौरी को छोड़ दो। अरे गौरी को छोड़ दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ो उसको, छोड़ो। एक सैनिक ने गुस्से से उसकी ओर देखा। अरे ना हम इसे छोड़ेंगे और ना तू भाग पाएगा। आखिर कब तक भागेगा तू? तेरी तो इतना कहकर सैनिकों ने फुर्ती से बंदर को भी पकड़ लिया। कुछ ही देर बाद गौरी और बंदर राजा भैरव के सामने बंदी बनकर खड़े थे। राजा भैरव जोर से हंसा।
तुझे क्या लगा बंदर कि तू इतनी आसानी से हमसे छुप जाएगा? जब सैनिकों ने हमें बताया कि तू नदी में गिर गया है, तब भी हमें विश्वास नहीं हुआ था कि तू मर चुका है। अरे मुझे पूरा भरोसा था कि तू जीवित है। जब तूने अपने जादुई कंगन का इस्तेमाल किया, बस तभी हमें पता चल गया कि तू कहाँ है। तभी एक कक्ष का द्वार खुला। तांत्रिक के साथ एक पुरुष और एक स्त्री बाहर आए। बंदर उन्हें देखकर स्तब्ध रह गया। वो कोई और नहीं बल्कि माधवन और राधा थे। गौरी अपने माता पिता को देखकर सन्न रह गई। बगड़बम 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 बगड़बम, मेरे जादुई कंगन से तूने इन दोनों को गायब किया, लेकिन मैंने अपनी काली सिद्धि से इन्हें बचा लिया। माँ, पिताजी। राजा भैरव ने क्रोध से गौरी की ओर देखा। अरे ओ बेवकूफ लड़की, जिस बंदर को तू अपना मित्र समझकर उसके साथ रह रही थी, इसी बंदर ने अपने जादुई कंगन से तेरे माता पिता को गायब किया था, और वो भी तब जब उन्होंने जंगल में इसकी जान बचाई थी। गौरी बंदर की ओर देखने लगी। क्या ये सच है? बंदर की आंखों में आंसू भर आए। हाँ हाँ गौरी, ये बात सच है, लेकिन मेरी बात समझो। इसके पीछे एक सच्चाई है जिसे तुम अभी नहीं जानती हो। ये जरूर सच है कि ये तुम्हारे माता पिता हैं, लेकिन ये भी सच है कि ये तुम्हारे असली माता पिता नहीं हैं। ये सुनते ही गौरी क्रोधित हो गई। बकवास मत करो। मैंने अपने माँ पिता का पागलों की तरह इंतजार किया और गायब करने वाले को ही अपने घर में शरण दे दी। तभी तांत्रिक जोर से हंस पड़ा। बगड़बम बगड़बम बगड़बम, अब तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ला, मेरा जादुई कंगन मुझे वापस कर दे। इतना कहते ही तांत्रिक ने झपट्टा मारकर बंदर के हाथ से वो कंगन छीन लिया। अरे दे इसको। उसी क्षण रंग बिरंगी किरणों के बीच एक साधु प्रकट हुआ। वो वही साधु था जो जंगल में बंदर से मिला था। मैंने कहा था समय आने पर मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, और अब सहायता करने का समय आ गया है। तांत्रिक क्रोधित हो उठा। अरे कौन है तू? मैं एक साधु हूँ, और ऐसा साधु हूँ जो तेरे और राजा भैरव के काले कारनामों की सच्चाई जानता है। इतना कहकर साधु ने गौरी की ओर देखा। बच्चे, जिन लोगों को तुम अपना असली माता पिता समझ रही हो, वो तुम्हारे माता पिता नहीं हैं। वो राजा भैरव के नौकर हैं, बहरूपिये हैं वो। गौरी स्तब्ध रह गई। और बेटा, तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, तुम इस राज्य की असली राजकुमारी हो। साधु की दृष्टि बंदर पर गई। और तुम्हारे पिता कोई और नहीं बल्कि सामने खड़ा ये बंदर है। ये सुनकर गौरी बुरी तरह चौंक गई। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। साधु का स्वर और गंभीर हो गया। बरसों पहले राजा भैरव ने एक घोर षड्यंत्र रचा था। उस षड्यंत्र के तहत उसने तुम्हें चुपके से महल से चुराया और माधवन व राधा के हवाले कर दिया। गौरी की आंखें अपने तथाकथित माता पिता की ओर उठ गईं। राजा भैरव और तांत्रिक मिलकर एक विशेष सिद्धि करना चाहते थे। उस सिद्धि के लिए तुम्हारी बलि की आवश्यकता थी। बेटा, तुम 19 वर्ष की हो। 20 वर्ष की होते ही ये जो तुम्हारे माता पिता है ना, ये तुम्हें राजा भैरव के हवाले कर देते। सभा में सन्नाटा छा गया। लेकिन नियति को जैसे
कुछ और ही मंजूर था। राजा विक्रम को सच्चाई का आभास हो गया। क्यों? अचानक राजा भैरव जोर से हंस पड़ा। जब सच्चाई सामने आ ही गई है तो अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। उसकी आंखों में क्रूरता झलक उठी। हाँ, ये बात सच है। गौरी राजा विक्रम की पुत्री है। मैं राजा विक्रम को मारकर इस राज्य पर शासन करना चाहता था। 20 वर्ष पहले मैंने ही उसकी पुत्री को महल से चुराया था। सभा में खलबली मच गई। और मैंने ही रानी रुक्मणी को धीमा धीमा जहर देकर मरवाया था। राजा विक्रम को कभी शक भी नहीं हुआ। ये सब मैंने तांत्रिक के कहने पर किया, मेरे मित्र तांत्रिक। तांत्रिक मुस्कुराने लगा। तांत्रिक ने कहा था कि विचित्र चंद्रमा की रात में जन्मी ये राजकुमारी 20 वर्ष की आयु के बाद बलि दिए जाने पर मुझे अमर बना देगी। राजा भैरव की आवाज और कठोर हो गई। और मैं हर महीने माधवन और राधा को सोने के सिक्के देता रहा। एक एक पल काटते 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 20 वर्ष का इंतजार करता रहा। लेकिन कुछ समय पहले राजा विक्रम ने सब कुछ सुन लिया। सभा में खलबली मच गई। राजा विक्रम जान गया कि उसकी मरी हुई समझे जाने वाली पुत्री जीवित है, और यह भी कि उसकी पत्नी की हत्या का जिम्मेदार मैं हूं। अचानक साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली। वो किरणें राजा भैरव, तांत्रिक, माधवन और राधा के शरीर पर पड़ी। चारों के शरीर में आग भड़क उठी। देखते ही देखते वो चारों जलकर राख हो गए। उसी क्षण बंदर के शरीर से तेज प्रकाश फूटा। पल भर में वो एक राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। पूरा दरबार आश्चर्य से भर उठा। राजा विक्रम की जय के नारे गूंज उठे। बस 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 बस, जब तक मैं जीवित हूँ इस राज्य का राजा मैं ही हूँ। राजा विक्रम ने उन 2 सैनिकों की ओर देखा जो गौरी को पकड़ कर लाए थे। इन दोनों को पकड़ लो, ये गद्दार हैं। सैनिक दौड़ते हुए आए और उन्हें घसीट कर ले गए। राजा विक्रम धीरे धीरे गौरी के पास पहुँचे। हाँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा कि मैं बंदर कैसे बना। रात के समय भैरव महल में टहल रहा था। तभी माधवन और राधा वहां पहुंचे। अरे तुमसे कितनी बार कहा है मुझसे मिलने महल में मत आया करो, समझते क्यों नहीं हो? महाराज, जिस बच्ची को आपने 19 वर्ष पहले हमें सौंपा था ना, हमने उसे अपने पुत्री की तरह पाला है। और 1 वर्ष बाद हम उसे आपके हवाले कर देंगे। भैरव की आंखों में लालच चमक उठा। तब मैं उसकी बलि देकर अमर हो जाऊंगा, अमर। भैरव ने उन दोनों को कुछ सोने के सिक्के दे दिए और वो दोनों वहां से चले गए। तभी तांत्रिक वहां आया। अब ज्यादा समय नहीं बचा है भैरव। भैरव की नजर तांत्रिक के हाथ में पहने कंगन पर गई। ये सोने का कंगन? ये कैसा कंगन है? ये अभिमंत्रित कंगन है। इससे किसी को भी गायब किया जा सकता है। अचानक कक्ष का द्वार टूटा। तलवार लिए राजा विक्रम अंदर आ पहुंचा। गद्दार कहीं के, मेरी पुत्री जीवित है और तूने उसका अपहरण करवाया। राजा विक्रम ने तांत्रिक के हाथ से कंगन छीन लिया। इसी कंगन से तुझे और तेरे षड्यंत्र को समाप्त करूंगा।
तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा। अगले ही क्षण राजा विक्रम बंदर में बदल गया। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। वो अपने पिता राजा विक्रम के गले लग गई। ये कहानी थी सत्ता, लालच और नियति की, जहां सत्य को दबाने की हर कोशिश राख में बदल गई।